बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले एक दिलचस्प किस्म की तहकीक हमारे सामने आई है। दावे हैं साइंसदानों के, वो आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ दावा ऐसा है, बहुत लंबी प्लानिंग कर दी है वैसे, 1000 साल की, लेकिन है दिलचस्प। दिलचस्प है। वो कहते हैं कि कुदरती इर्तका के नतीजे में जो कि तब्दीलियां अब आ रही हैं, उनके बाद अब इंसान ज्यादा पुरकशिश होते जाएंगे, और वो भी स्पेशली मर्द हजरात। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि क्या वो जो सारी सर्जरीज हो रही हैं, थेरेपीज हो रही हैं, वो इतनी पुख्ता हो जाएंगी कि इंसान भी पुरकशिश होना शुरू हो जाएंगे। हाँ तो एक जी। अच्छी बात है, एक दिलचस्प बात तो है ही, लेकिन मर्दों में बताया गया है कि वो खूबियां ज्यादा नजर आएंगी जो ख्वातीन को पसंद है। और जैसे चौड़े जबड़े, मुतनासिब चेहरे, वो तो किताबी चेहरा जिसको कहा जाता है ना। जी 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 जी, किताबी चेहरे बन जाएंगे मर्दों के, लेकिन 100 साल जो बाद ख्वातीन है इशाल, वो उनकी जिल्द हमवार होगी और चमकदार हो जाएगी। चमकदार माहिरीन और मस्नूई ज़हानत की जानिब से दिलचस्प पेशगोइयां सामने आई हैं। अच्छा, इसके पीछे मेरे ख्याल में कुछ साइंसी लॉजिक्स भी होंगी। बिल्कुल। इंसानों की डाइट इतनी अच्छी हो जाएगी, उनका रहन सहन, और वो गलतियां जो हम पिछले काफ़ी दहाइयों से या सदियों से करते आ रहे हैं, शायद उसका रिवाइवल भी मुमकिन हो पाएगा। जुनेद के आने वाला टाइम कुछ ज़्यादा रोबोटिक होता चला जाएगा। उसकी वजह ये भी है कि अगर हम देखें तो हम इस वक्त AI को इतना प्रमोट कर चुके हैं कि हमें मस्नूई ज़हानत पर इस वक्त इतना वो हो चुका है अबूर हासिल, कि आने वाले दिनों में वही हमारे चेहरों में या हमारे हदोहाल में भी नजर आएंगे। हम रोबोट जैसे नजर आने लगेंगे। जो तस्वीर हम अपने सोशल मीडिया स्क्रीन पर इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो भी आप देखें, और जो हम लोग देखते हैं AI के जरिए जो बनाई जाती है। है कि हमें वो ऐसी हरकतें भी करनी पड़ेंगी ना, हमें लाइफस्टाइल भी वैसा अपनाना पड़ेगा, हमें दोबारा से नेचर के पास आना पड़ेगा। अगर हमें आप खुद को पुरकशिश बनाना है, वो सारी चीज़ें जो हम बाद में कोशिश करते हैं मुख्तलिफ आर्टिफिशियल वेज से, अगर वो वाकई में अपनी शख्सियत के अंदर, अपने आने वाली जनरेशन के अंदर देखना चाहते हैं, तो हमें दोबारा से जो गलतियां हमने की हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंजेस हों, चाहे वो अपनी डाइट के अंदर होने वाले मसाइल हों, हम देख रहे हैं कि ओवरऑल दुनिया के अंदर नजर आ रहा है भी अब ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ रहे हैं। दरख्तों को उगाने की बात, कार इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो तहकीक बता रही है वो ये बताती है कि आने वाले दिनों में जिल्द का रंग गहरा हो जाएगा, खास तौर पर गर्मी के साथ जो वो भी नजर आएंगे। तो माहिरीन जो कहते हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होना है, कैसे इंसान होंगे, लेकिन उम्रें कम बताई जा रही हैं, कद छोटे बताए जा रहे हैं। 1000 साल जीना पड़ेगा, इंतजार करना होगा। हम तो नहीं होंगे, लेकिन हमारी जनरेशन और उनके बाद की जनरेशन जो वो जरूर इसको देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। हम टॉप 5 की जाने बात जाते हैं जनाब। तैमुल की सीरीज है, शाहीन और कीविस फाइनल में टकराने को तैयार हैं। बहुत ही अहम मैच है जनाब, और मुकाबला सख्त है, वक्त बहुत कम रह चुका है। और मजे की बात यह है कि हमारा पहला मैच ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड के साथ था, आज फाइनल मैच भी न्यूजीलैंड के साथ है, और 19 फरवरी को जो चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है जनाब, वो भी इसी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ है। तो हमारा जो न्यूजीलैंड के साथ आमना सामना है, वो तसव्वुर के साथ और तवातुर के साथ हो रहा है। और उससे जो एक अच्छी चीज होगी वो ये भी होगी जुनेद के हमारी टीम को पता चल जाएगा, तमाम कंडे जो है वो समझ आ जाएंगे कि किस तरह से न्यूजीलैंड की टीम खेलती है, क्या उनके टैक्टिक्स हैं। एक दूसरे को समझने का बेहतरीन मौका मिल जाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे, उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछले मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दी थी। तो जरा जानने की कोशिश करेंगे हमारा स्क्वाड है, प्लेइंग 11 है, क्या उसमें कोई तब्दीली है या नहीं, उसी के साथ जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी फिर बात होगी, मुझे कोई ख़त नहीं मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं, बल्कि वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। ये बड़ा बयान सामने आया है आर्मी चीफ का, जनरल आसिम मुनीर साहब का। काफ़ी अरसे से वो खामोश थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब उनका आमना सामना हुआ है कुछ सहाफ़ियों से, उनसे सवाल पूछे गए, और उन सवालों का क्योंकि सहाफ़ी तो मौके की तलाश में होते हैं, और उनका जवाब बिलाखिर मिल गया है। और वो जो खामोशी थी इस खबर को, जो PTI कम अज़ कम ये चाह रही थी कि खबर बने, अब ये बिलाखिर खबर बन गई है आर्मी चीफ के जवाब के बाद। फिर एक बड़ी खबर है जनाब, वो लोग जो कि घरों में गाड़ियां धोते हैं, अब उन्हें हो जाना चाहिए होशियार, क्योंकि पंजाब भर के अंदर अब अगर आप गाड़ियां धोकर पानी ज़ाया करते हैं घरों या पेट्रोल पंप्स पर, तो फिर भारी भरकम जुर्माने होंगे घरों के अंदर जनाब, 10,000 का। और अगर आप पेट्रोल पंप पे, वो पेट्रोल पंप्स या वो स्टेशन जहां पे रिसाइकलिंग का प्लांट नहीं लगा हुआ, तो उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वैसे अच्छी बात भी है। पानी का ज़िया हो रहा है मुसलसल, और पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं। इस बार सीजन से कम बारिशें हुई हैं, जिसके बायस हुकूमत पंजाब ने कम अज़ कम इनिशिएटिव लिया है, ये इकदाम उठाया।
और इसके बाद जनाब हम आपको बताएंगे कि हर काम में अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट को जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, कितना जरूरी है टाइम को मैनेज करना। और अगर हर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो फिर ये भी जरूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें। और आखिर में बहुत ही अहम है सबके लिए और हमारे लिए इसलिए भी कि ये तिब्बी नबवी के अंदर जो राज छुपे हुए हैं बीमारियों के, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीमारियों का इलाज कैसे किया करते थे, ये हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत से मसाइल, बहुत सी बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकता है तिब्बे नबवी के ज़रिए। तो इस पर आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे आपकी हम कोशिश करेंगे रहनुमाई करने की, तो गौर से देखिएगा प्रोग्राम को आखिर तक। आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन आज की ट्राई सीरीज़ के फाइनल मैच का। 14 फरवरी है, मोहब्बत सेलिब्रेट करने वालों का दिन है। वैसे तो हर दिन मोहब्बतों का दिन होता है और मोहब्बत के इजहार का दिन होता है, लेकिन इस दिन खास तौर पे अपने लाइफ पार्टनर को, अपने चाहने वालों को मोहब्बत का इजहार कीजिए। और वो चाहने वाले आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं और आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। नहीं, मोहब्बत है, मोहब्बत करने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मोहब्बत है। वो दिन तो वैसे रोज होता है ना, वो साल के 365 दिन होता है, तो एक दिन खास उसके लिए जिससे आप खास मोहब्बत करते हैं। आते हैं जरा अपनी जो क्रिकेट से मोहब्बत है उसकी तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नजीब सती साहब, आपको वेलकम कहेंगे। अमर भाई, पाकिस्तान मॉर्निंग से क्या तवक्कुआत हैं? एक तो ये कि हमें किसी किस्म की कोई तब्दीली करनी चाहिए क्योंकि बात हो रही है अब हारिस के ना होने की कमी, साइम अय्यूब की ना होने की कमी तो पहले ही थी, लेकिन जो पिछली परफॉर्मेंस है उसने बहुत से जो गिले शिकवे थे, जो दाग थे, वो धो दिए हैं। आज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कितना ज़रूरी है चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के मोमेंटम के साथ दाखिल होना? जी बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि मैं ये कमेंट करूं अपनी आज की ये ट्राई सीरीज के ऊपर, वो आज मोहब्बत की आपने बात की, वो आलमी दिन है, आज वैलेंटाइन डेज कहा जाता है। मैंने सुबह उठ के अपनी वाइफ को कहा, फूल देने की कोशिश की कि आज वैलेंटाइन डे है, तो उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है लेकिन मुझे अपनी वॉशिंग मशीन लगानी है। बहरहाल बिल्कुल सही है। ट्राई सीरीज पे बात करते हैं। तो ट्राई सीरीज में ये है कि मेरा ख्याल है कि इसको हार जीत, अच्छा इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप बात कर रहे थे ना कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने पहला मैच खेला ट्राई सीरीज का, फाइनल भी उनके खिलाफ खेलना है, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी उनके खिलाफ है। करीब करीब 2 बरस कबल हम न्यूजीलैंड गए थे और हमने ट्राई नेशन सीरीज खेली थी, ट्राई सीरीज खेली थी T20 की। वो T20 थी, लेकिन उसका भी फाइनल पाकिस्तान न्यूजीलैंड में हुआ था और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था। बाबर आजम उस वक्त पाकिस्तान के कप्तान थे। आज का ये है कि इस ट्राई नेशन सीरीज को आपको हार जीत से ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी की तनाजुर में देखना चाहिए, क्योंकि ये आप जीत भी गए हो चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर आपने उस तरह से तैयारी के साथ ना गए तो इसका वो मकसद नहीं है, बड़े गोल की तरफ देखना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है अभी आप 12 फरवरी गुजर गई, आप स्क्वाड में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे टूर्नामेंट के बीच में कोई इंजर्ड हो जाता है, ऐसे मामला आ सकते हैं। तो इस तनाजुर में, इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है आज आकिफ जावेद को, जिस वक्त पाकिस्तान का फास्टेस्ट बॉलर है, उसको जरूर ट्राई करना चाहिए। आप चाहे वो उसको हसनैन की जगह ट्राई करें, आप नसीम की जगह ट्राई करें। एक तो ये कि मैं समझता हूँ कि ये ट्राई उसको हर हाल में करना चाहिए, और दूसरा ये है कि आज आप अपने बैटिंग ऑर्डर को भी थोड़ा शफल करें। रिजवान ने बहुत अच्छा खेला, सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा खेला, तैयब ताहिर एक बहुत डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, आज भी कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान में स्पिन का सबसे बेस्ट प्लेयर है, तो उसको नंबर 6 के बजाय आज ऊपर, भले पीछे आप बाद में खिलाएं, उसको प्रमोट करके नंबर 4 पे खिलाएं आज, ताकि उसको भी थोड़ी प्रैक्टिस का मौका मिल जाए। अच्छा अमर, हम लोग न्यूजीलैंड से पहले भी हार चुके हैं, तो क्या समझते हैं कि अब क्या स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है? और जैसा जुनैद जानना चाह रहे थे कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पर भी हमें फोकस करना होगा, इस मैच का जीतना हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ भी मशरूत है, तो क्या समझते हैं इन्हीं प्लेयर्स के साथ हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी उतरना होगा? जो स्क्वाड अभी तरतीब दिया गया या तब्दीलियां उसमें की जा सकती हैं? और फिर इस हवाले से बता दीजिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी न्यूजीलैंड से हार चुके हैं, बार बार का टाकरा होने जा रहा है, क्या हम कुछ सीख पाएंगे? ये देखना पड़ेगा स्ट्रैटेजी को। एक तो ये कि आपके देखने वालों के लिए भी कि 12 फरवरी कट ऑफ डेट थी जिसमें आप अपने स्क्वाड में कोई भी चेंज कर सकते हैं, वो तो गुजर चुकी है ना। इसका मतलब है कि अब आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आपका कोई प्लेयर टूर्नामेंट से आउट होगा इंजरी की वजह से, या किसी भी वजह से, तो आप तब्दीली रिक्वेस्ट करेंगे आईसीसी की कमेटी को जो इस टूर्नामेंट की बनी है, वो फिर अप्रूव करेगी आपकी कोई रिप्लेसमेंट, अप्रूव या डिसअप्रूव करेगी। तो अब आपके हाथ से बात निकल चुकी है। तो आप ये समझिए मुख्तसर ये कि अब आपका स्क्वाड जो पहले से चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंस था, वो वही स्क्वाड है। अच्छा,
इसके बाद ये है कि जो आपकी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, वो मेरे ख्याल है आज थोड़ी बड़े दिल के साथ जाना चाहिए। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। जो हमें मेन प्रॉब्लम बॉलिंग का आ रहा है, वो महँगी दे रही है बहुत ज़्यादा, खासतौर पे डेथ ओवर्स में हम दोनों जो मैच खेले हैं, उसमें बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं। तो विकेट टेकिंग ऑप्शन इन द मिडल ओवर स्पेशली शाहीन ऊपर से आउट करता है, बीच में विकेटें नहीं लेते और आखिर में बहुत शदीद पिटाई होती है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी को देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर आउट ऑफ फॉर्म है। शाहीन जो है वो नया स्पेल तो अच्छा करते हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में आके अक्सर महँगे रह जाते हैं। नसीम शाह टोटली आउट ऑफ कलर्स हैं, वो बहुत अपनी इंजरी जब से उनकी इंजरी से वापस आए 1 बरस से ज़्यादा होने को है, वो मतलब अपने उस दमखम में नहीं दिखते हैं। हसनैन अच्छा मैं हसनैन के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा। हसनैन चूँकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते मेरे विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने मुझे पास मेरे तक खबर आई थी कि हसनैन ने ये कहा कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलूँगा, मैंने टी20 क्रिकेट खेलनी है। अब देखिए होता क्या है कि जब आप सिर्फ टी20 क्रिकेट खेलते हैं ना, तो फिर आपके आहिस्ता-आहिस्ता वो जो स्टैमिना है वो सिर्फ 4 ओवर का रह जाता है, छोटा जी। रह जाता है। अब आप हुँ। देखिए कल जो पिछला जो मैच था, उसमें हसनैन जब आखिरी ओवर कर रहे थे तो स्पीड उनकी वैसे वो 140 प्लस वाले बॉलर हैं, 135, 136 तो आपके पास वो स्टैमिना नहीं रहेगा। तो अगर आप लोग ये भी इवन चाहते हैं कि आप टी20 में या वनडे क्रिकेट में अच्छा करें, तो आपको अच्छा, फर्स्ट क्लास मैच बॉलिंग के ज़्यादा नहीं हवाले खेलें, से 2-3 खेल यकीनी तौर लीजिए। पे, क्योंकि बॉलिंग अमर हमारी स्ट्रेंथ है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पे हम आपकी मजीद भी राय जानना चाहेंगे। लेकिन एक दूसरी तरफ आईसीसी का जो रवैया है, जिस तरह से उन्होंने हमारे फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी, बैटर सऊद शकील और कामरान गुलाम पर जुर्माने आयद किए, किसी पर 25%, किसी पर 10% मैच फीस का, और उन्हें एतराज़ है कि किस तरह से सेलिब्रेट किया, किस तरह से आंखों से आंखें मिलाई। तो ये तो एग्रेशन, ये पैशन, ये तो इस गेम का हिस्सा है। तो अगर आप रोबोटिक गेम करेंगे तो शायकीन भी उसे पसंद नहीं करेंगे। कुछ ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है या रूल्स सख्त हो गए हैं? इस अंदाज को, इन जुर्मानों को कैसे देखते हैं आप? देखिए आज वैलेंटाइन डे अगर आज आँखों से आँखें मिलाते तो फिर भी क्या आईसीसी जी छोड़ हाँ। देता, लेकिन उस दिन नहीं छोड़ना था आईसीसी ने। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि देखिए इसमें ना आईसीसी का एक रूल है, इसमें बिल्कुल ठीक चार्ज हुआ है। उसकी वजह ये है कि आईसीसी ये कहता है कि ठीक। कोई भी फील्डर होगा या बॉलर होगा, वो जो बैट्समैन आउट हो रहा है हाँ, उसकी लेकिन लाइन लगता है में कि जाके सेलिब्रेट नहीं कर सकता। ये क्रिकेटर्स के आपस में आंखें मिलाना जो जी। है वो पसंद नहीं आया ज़्यादा। आपसे मजीद भी अमर हम बात करेंगे। और आपको बताएंगे कि इंग्लिश क्रिकेट टीम साबिक कप्तान और कमेंटेटर केविन पैटरसन ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टॉप जो 4 टीमें हैं उनकी जी हाँ। पेशगोई कर दी है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत की टीमें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए फेवरेट हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर जुनैद उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों को टॉप 4 से बाहर कर दिया है। अब ये अपनी अपनी प्रेडिक्शन है, और इससे पहले रवि शास्त्री भी, मुख्तलिफ जो एनालिस्ट हैं क्रिकेट की दुनिया के जाने माने नाम हैं, वो भी अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। अब 4 टीमें उन्होंने शॉर्टलिस्ट की हैं, और मज़े की बात यह है कि 4 दिन ही चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी हैं। तो आप इनको भी सितारों के साथ मिला रहे हैं, कुछ चालें मिला रहे हैं आप आपस बस ये हम अब चालें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तो ये कोशिश है कि जो भी चाल हो, किसी तरीके से हमारी टीम फाइनल के अंदर पहुंचे, और ना सिर्फ फाइनल में पहुंचे बल्कि ये चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम करे। और इस चीज़ को काफ़ी हद तक सही साबित किया है हमारी पिछली परफॉर्मेंस ने। काफ़ी जो शुकूक व शुबात थे, इफ़ एंड बट्स थे, अब डिपेंड करता है कि आज की परफॉर्मेंस, आज की जीत जो बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी टीम वो हासिल कर पाएगी, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ है। बिल्कुल। और अभी इस वक्त हमारी जो टीम है उसका मोराल काफ़ी हाई जा रहा है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम इसी तरह से परफॉर्म करती रहेगी। हम एक ब्रेक यहाँ पर लेंगे, और ब्रेक से जब अब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उस खत के जिसके काफ़ी चर्चे हैं और आर्मी चीफ की जानिब से लबकुशाई तब्दीली कर दी गई है। बिल्कुल, उनकी जानिब से कहा गया है कि कोई खत उन्हें नहीं मिला, और अगर मिला भी तो वो नहीं पढ़ेंगे और तो वज़ीर आज़म को बात- भिजवा देंगे। मजीद इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। और ख़त का चर्चा है काफ़ी दिनों से। पीटीआई तो ये क्लेम कर रही थी कि वो ख़त लिख रही है, और वो चाह भी रही थी कि कोई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से, जिनको मुखातिब करके ये खतूत लिखे जा रहे हैं बानी पीटीआई की तरफ से, कोई रिस्पॉन्स भी सामने आया। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, वैसे ही इत्तेफाकन तो लबकुशाई की है आर्मी चीफ ने, और उन्होंने खुल के कहा है कि अब अव्वल तो मुझे कोई ख़त मिला नहीं, और अगर कोई ख़त मिल भी गया तो मैं पढ़ूंगा नहीं बल्कि उसे वज़ीर आज़म के पास भिजवा दूंगा। तो क्या ये रिस्पॉन्स ही होना चाहिए था, या फिर वो बेहतर था कि जिस तरह से वो खामोशी थी, कोई ख़बर नहीं बन रही थी, वो ख़बर ना बनती? तो इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं। आपको वेलकम कहेंगे ब्रिगेडियर साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। आपकी राय क्या है? ये रिस्पॉन्स आना चाहिए था, जो कि इत्तेफाकन है बहरहाल। एक जिस वक्त टर्की के प्रेसिडेंट मौजूद थे, उस मौके पे सहाफ़ियों ने मौके का फ़ायदा उठाया और आर्मी चीफ को इसका जवाब देना पड़ गया।
आपके ख्याल में खबर बनना ठीक है या जिस तरह से खामोशी इख्तियार की गई थी पहले वही बेहतर था? नहीं, देखें, अगर खामोशी इख्तियार की हुई थी बिकॉज ही नॉट इंटरेस्टेड कि ही शुड बी इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स नाउ एनी मोर। और फिर सेकंड बात ये है कि जिस वक्त साफी ने पूछा तो ही कि जी मुझे मिला नहीं है, ना मैंने पढ़ा है, और अगर आएगा मैं पढ़े बगैर वापस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भेज दूंगा, इसलिए कि पॉलिटिक्स में अब बात यह है कि पॉलिटिशियन खुद आर्मी को और एस्टेब्लिशमेंट को ड्रैग करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, एंड देन वी कीप प्रॉब्लम होती है जब आपके सामने एक ऑपोजिशन लीडर हैं और उनको कोई प्रॉब्लम है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देन ही शुड टॉक टू द सिटिंग गवर्नमेंट, जो उनकी पार्टी बैठी हुई गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। सेकंड ये कि इसमें हमें अननेसेसरी एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके सामने डायलॉग की बात हुई, डायलॉग स्टार्ट हुए और फिर आपने सडनली बंद कर दिए और आप ये सोचा कि जी कि इसको डायलॉग को फ़ायदा नहीं, जबकि इस वक्त पीटीआई इज़ ऑन द लोएस्ट एप के ऊपर है। इस वक्त नवंबर के बाद इनके आप देखें कि लोगों का मोराल भी डाउन है। आपने डी चौक पे आ गए, वहाँ पर आपने क्या हासिल किया, अपने लोगों को नुकसान पहुंचाया और अभी तक उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनका मोराल डाउन है। आप लोगों ने अननेसेसरी लोगों को अपने अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो आर्मी चीफ ने कही है ब्रिगेडियर साहब, वो कह रहे हैं कि ख़त की जो बातें हैं सब चालें हैं। किन चालों की तरफ मुमकिन तौर पे आर्मी चीफ का इशारा था? और वो जो बैकडोर राबतों की या बर्फ़ पिघलने की बातें हो रही थी, अब पीटीआई वाले बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाएं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा? और वो चालों के हवाले से ज़रा रोशनी डालिएगा। लेकिन बात यह है कि ये चालों का मतलब ये है कि यू आर अगेन ट्राइंग टू इन्वॉल्व मिलिट्री इनटू पॉलिटिक्स। दे आर ट्राइंग कि अभी हम इसको साइड पर रखें। आपको जब एक बड़ा क्लियर आपने मुज़ाकरात शुरू कर दिए और उसमें आपने जाके 2 कंडीशन रख दी और वो कंडीशन को डिस्कस किए बगैर आपने कहा जी पहले ये हमारी कंडीशन मान लेंगे तो हम मुज़ाकरात करेंगे। अब आप मुझे बताइए कौन से मुज़ाकरात होते हैं इस तरीके से? आप बैठें, डिस्कस करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें और फिर चलें। इसलिए दे वांटेड कि जी पता चले कि फ़ौज सब कुछ करवा रही है, फ़ौज रिस्पॉन्स एवरीथिंग। जब आप फ़ौज को डायरेक्ट खत दिखेंगे और वो आगे से कोई रिस्पॉन्ड देते या हुकूमत से बात करते, तो आपने इसको एक और सोशल मीडिया में बहुत बड़ा एक इशू बना देना था। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक तो ये है कि हम खत लिख रहे हैं, बार बार तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि 3 खत वो अब तक लिख चुके हैं और वो ओपन खत हैं और उनके मुतालिबात भी ज़ाहिर है वाज़े होंगे जो वो चाह रहे हैं आर्मी चीफ साहब से। आर्मी चीफ साहब वो खत नहीं पढ़ना चाहते, वो अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहते पॉलिटिक्स के अंदर, ये बात दुरुस्त है। लेकिन क्या ये खत जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पीटीआई के लीडर उमर अयूब दे रहे हैं उसको IMF के वफ्द को दे रहे हैं, डोजियर वहां पर पहुंचा रहे हैं, क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है? और क्या उम्मीदें हैं इन्हें IMF वफ्द से जो वहां पर खत भेजा जा रहा है, वो चाहे इलेक्शन धांधली हो या फिर कोई और मौजूआत के ऊपर वो खत हो, क्यों लिखा जा रहा है वहां पर? इट इज़ हाईली अनएक्सेप्टेबल। यू सी, इट इज़ सो एम्बैरेसिंग कि आप अपने मुल्क की बात IMF वर्ल्ड बैंक को लिखेंगे। IMF वर्ल्ड बैंक शुड गवर्न द पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के अवाम को। बात की है कि आपने खत लिखना है तो प्राइम मिनिस्टर को लिखें। यू कैन राइट अ लेटर, यू राइट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। इफ यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर टू इंटीरियर मिनिस्टर जिससे आपको इतराज़ात हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज देन आप उनको इन्वॉल्व नहीं करें। आप अपने मुकदमे जो हैं, जो आपके फॉर्म 47 के आपके इतराज़ात हैं, आप उनको कोर्ट में एक्सपेडाइट क्यों नहीं करा रहे हैं? मैं अगर इनकी जगह होता तो मैं मुज़ाकरात में पहली कंडीशन ये लगाता जी कि हमारे केसेस को डेली बेसिस पे चलाया जाएगा और उनके डिसीजन, दैट वुड हैव बीन मच बेटर। आप ये कहते हमारे तमाम जो केस प्रिजनर्स हैं जो माइनर केसेस में उनको रिलीज कर दिए जाते, हुकूमत कहती है कॉन्फिडेंस बिल्ड मेजर, हम जी ठीक है इनको छोड़ देते हैं। सेकंड वो कहते पीटीआई को कहते जी आप भी एक बात काम करेंगे कि आपने जो है ये अननेसेसरी जो मार्च करते हैं रोजाना डी चौक की तरफ, ये बंद कर देंगे। सोशल मीडिया पे अच्छा, एक तरह की ब्रिगेडियर साहब ये डेस्परेशन है या फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि हुकूमत को तो वो मानते नहीं, वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म नहीं मानते, फॉर्म 45-47 की गवर्नमेंट है और फिर वो इस नाउमीदी के बाद फिर कोशिश करते हैं आर्मी चीफ को मुखातिब करने की, IMF को, और अल्टीमेटली आर्मी चीफ ने भी ये कह दिया कि अगर ख़त मिला भी तो मैं वज़ीर आज़म के पास ही भेज दूंगा। तो एक तरह की ये डेस्परेशन फ्रस्ट्रेशन का इजहार है पीटीआई की तरफ से मुख्तलिफ फॉरम्स पे खतूत भेजना।
देखिए, फ्रस्ट्रेशन का इज़हार तो ये है कि आप खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जब आप स्टेट पावर पे जाएँगे तो आपका यही आपको इतना होगा। आपकी नेशनल असेंबली जो है वो एग्ज़िस्ट करती है, फ़ाल है। व्हाई डोंट यू गो एज़ अ ऑपोज़िशन लीडर, ऑपोज़िशन आपकी पार्टी जो है वो जाके ये सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये उसके प्लेटफ़ॉर्म के फ़ोरम पे जाके बोलें। दुरुस्त। नेशनल असेंबली ये अवाम ने आपको अपने नुमाइंदे चुन के आपको असेंबली में भेजा ताकि आप वहाँ बात करें, हेल्थ की बात करें। उसके बाद आप एजुकेशन की बात करें, आप महंगाई की बात करें, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करें, उनको सजेशन दें। आप कहें ये अगर हम होते तो हम ये करते। प्ले द रोल ऑफ ट्रू ऑपोजिशन और आपकी ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है। सेकंड ये है कि इसमें जाके जब आप बात करते हैं दुनिया भी सुनती है। आप चीफ जस्टिस करें वहां पर, आप आर्मी को ट्रस्ट कर लें, आप जिसको मर्जी एवरीबॉडी लिसी और वहां जब आप अपनी वहां आप जाते हैं सिर्फ डेस्क बजाने के, शोर बजाने के, नारेबाजी। ये बात दुरुस्त है आपकी ब्रिगेडियर साहब, लेकिन अगर हम देखें तो वो बार बार पीटीआई ये क्लेम करती है कि हुकूमत के साथ अब कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, इनका दरवाजा नहीं खटखटाया जाएगा बल्कि ताकतों से बात की जाएगी। तो फिर वो किन ताकतों की बात करते हैं जिनके तरफ वो इशारा करते हैं अपनी गुफ्तगू के दौरान भी, अपने मुतालिबात मनवाने के लिए भी वो कहते हैं कि हम ताकतों से राब्ता करेंगे, और फिर IMF को खत लिखा जाना, आर्मी चीफ को खत लिखा जाना, क्या लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखा जाएगा? आप क्या समझते हैं कि अब ये किस फॉरम पर मजीद जाने वाले हैं? मेरे ख्याल में कुछ अर्से को यूनाइटेड नेशन को भी खत लिख देंगे, यूरोपियन यूनियन को भी खत लिख देंगे अपने मुल्क में कि जी ये हमारा मुल्क का हाल है। आप अपनी बदनामी करते हैं, अब इस्लामिक मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है, फौज लड़ाका है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी है। अगर आप इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेंगे। ये दूसरी ताकतें भी नहीं चाहती और एग्जैक्टली आप यही बात कर रहे हैं। सो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने मुल्क में जो आपकी अदालतें हैं वहां पर आप जाके केसेस को एक्सपेडाइट करें। प्रॉब्लम ये है कि ये इस वक्त है जेल में। अब उसके बाद आपके ग्रुप बने हुए, पार्टी लीडरलेस है इस वक्त। आपके ये एक लॉयर्स का ग्रुप बना हुआ है, एक पॉलिटिशियन ग्रुप बना है, एक बुशरा बीबी ने अपनी टीम बनाई हुई है, एक अलीमा सिस्टर ने अपनी बनाई हुई है। तो हाउ वुड यू वर्क? आप जब तक इसीलिए आप देखिए कभी शेर अब्दुल मरवज को आप हटा देते हैं, कभी बैरिस्टर साहब को हटा देते हैं। तो ये जो एक ब्रिगेडियर साहब बंद गली जिसमें बज़ाहिर पीटीआई दाखिल हो चुकी है, जब तक ये आर्मी चीफ, ये इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, आपको लगता है कि कोई वे आउट पीटीआई के लिए मुमकिन हो सकेगा? चाहे वो असेंबली के फोरम पे भी अपनी आवाज़ उठाएं या सड़कों पे जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई जान खुलासी हो पाएगी उनकी? देखिए, आर्मी चीफ की एस्टेब्लिशमेंट की बात करने की जरूरत नहीं है। आप असेंबली में जाके आप अपने केसेस को हाईलाइट करें। आप जाएं पाकिस्तान में अपनी पटिशन डालें। आपके लॉयर जो हैं वो सवाई स्टेट पावर के और क्या कर रहे हैं? तो वहाँ केस क्यों नहीं लड़े? आप एक्सपेडाइट केस क्यों नहीं करवाते हैं? आप क्यों नहीं पटिशन डालते हैं हमारे केस को के रोजाना की बुनियाद पर सुना जाए? आप 47 आपको डिसीजन आपके फेवर में आते हैं, अगर आपके मेजॉरिटी आ जाती है तो आप इन हाउस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के और आप अपनी हुकूमत भी बना सकते हैं। द पॉइंट इज का जमहूरी तरीके क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? तो ब्रिगेडियर साहब, जमहूरी तरीका क्या है? और फिर क्या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लीडरलेस है तहरीक इंसाफ इस वक्त, इमरान खान की गाइडलाइन के मुताबिक नहीं चल रहे, जो ये खतूत लिखे जा रहे हैं, IMF को खत लिखा जाना और ताकतों को मुखातिब किया जाना, क्या आपको लगता है कि ये लीडरलेस होने की वजह से, या फिर इमरान खान की गाइडलाइन पर चलते हुए जो पीटीआई के जो लोग हैं वो उन्हीं की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सब कुछ कर रहे हैं? देखें, बात यह है कि लीडरलेस मैं इसलिए कहता हूँ कि अंदर कुछ बात होती है, बाहर आके कुछ होती है। सेकंड, हर पॉलिटिकल पार्टी में एक कोर कमेटी होती है जो उसमें 10-15 पुराने समझदार बैलेंस कम्युनिकेशन स्किल वाले मेंबर्स होते हैं, जो अगर बयानी पीढ़ी कहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, मरवत को हटाना, दैट मीन्स इट शुड गो टू द कोर कमेटी। कोर कमेटी बैठ के इसको डिस्कस करती है। आपने अगर कोई आपने केसेस की प्रॉब्लम है, एस्टेब्लिशमेंट से प्रॉब्लम है, वहाँ इसको मुशावरत तो करें। वन मैन डिसीजन कौन सी सियासत होती है? आप मुशावरत, आप बैठ के वहाँ पर फाइंड अ सोल्यूशन, और फिर मुशावरत कमेटी कह सकती है, कोर कमेटी बनी पीटी को जी कि आपने ये कहा था लेकिन हमने बहुत सोचा समझा, इसमें ये डूज हैं, ये डोंट है, ये आपको इसके वजह ये जो इख्तिलाफ है ये अफजल मरवत साहब वाला, उस पे अब पार्टी की जो खासतौर पे केपीके की क़यादत है वो तो मरवत साहब के साथ खड़ी दिखाई देती है, लेकिन जो वकला का ग्रुप है
वो उनके अगेंस्ट है। तो आने वाले दिनों में आपको लगता है कि बानी पीटीआई को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा, उन्हें पार्टी में शामिल करना पड़ेगा, ये इख्तिलाफात मजीद शिद्दत अख्तियार करने वाले हैं? देखें, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो और वो क्राइसिस के अंदर आपके साथ खड़ा हो, जब डिफिकल्ट टाइम हो, तो फिर आपको उसको इस तरीके से रिजेक्ट नहीं करना। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। इसलिए आई फील कि कहीं ना कहीं या तो प्रेसिडेंट जो है केपीके के जुनेद अकबर साहब, या वो या पार्टी ही कहेगी, जाके रिक्वेस्ट करेगी सर इसको डिसीजन रिव्यू करें। सो वो जो बात है पीटी की यू टर्न ले लेने की और डिसीजन चेंज करने की, आप पहले हमेशा सोचें, सोच समझ के बात करें, जी, सोच समझ के फैसला करें, ताकि जरूर। लेकिन और ये इसी चीज पीटीआई की का कमी नजर आती है। सोच समझकर कोई कि भी वो स्टेप उठाना, फैसला ये कर तो लेते हैं और नजर फिर नहीं जब आता। उसका रिस्पांस सामने आता है तो वो फैसला अमूमन वापस लेना पड़ता है पीटीआई को, और यही चलता आ रहा है। ये तजुर्बे, ये एक्सपेरिमेंट्स ही उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद करते हैं अपनी गलतियों से सीखेगी और जल्द ही इन मुश्किलात से न सिर्फ उनका छुटकारा मुमकिन हो पाएगा, बल्कि अमली सियासत जिसमें अवाम की फलाह बहबूद शामिल है, उसमें वो अपना किरदार अदा कर सकेंगे। बिल्कुल जी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे महकमे मौसमियात की जानिब से कुछ अच्छी खबरें शेयर की जा रही हैं, तो वो क्या है अच्छी खबरें वो आपको बताएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले जो खुशखबरी हम आपको देना चाह रहे थे वो ये है कि महकमे मौसमियात ने चंद रोज के अंदर पूरे मुल्क में Finally. बारिशों की खुशखबरी सुनाई। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि ये पेशगोई साबित हो, क्योंकि पिछली कुछ पेशगोई है ना, कुछ अर्से से ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन फाइनली महकमे मौसमियात के तर्जुमान महमूद अख्तर साहब का ये कहना है कि 18 फरवरी से बारिशों का जो सिलसिला है, एक नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होने। गौहर अली उनके साथ ही मौजूद है, तो गौहर से जान लेते हैं। गौहर, आप बताइएगा क्या कहना है, कब तक बारिशों का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, एक बार फिर खुश साली का गैर मामूली तौर पर अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, और फरवरी में गर्मी भी गैर मामूली तौर पर महसूस की जा रही है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है महकमा मौसमियात के तर्जुमान अख्तर महमूद। इनसे पूछते हैं जी, फिर खुश साली का खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो क्या पेश गोई है? देखिए, खुश्क साली तो ज़रूर है। अभी जनवरी में भी बिलो नॉर्मल है, फरवरी का भी अभी तक जो है वो बिलो नॉर्मल ही बारिशें चल रही हैं। एक मगरबी हवाओं का सिलसिला हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई 17 की रात से जो है वो हमारे बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा, और फिर ये तकरीबन 18, 19, 20 में जाकर ये पंजाब के और पर हमारा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और साथ में ये जो हमारा कश्मीर है, इन सब में उम्मीद है कि ये जो 18 से 20 तक के बीच में इसमें से बारिशें होने के चांसेस बन रहे हैं। जी, जो बारिशों का सिलसिला आ रहा है, किस हद तक ये मौसम पे असरअंदाज होगा? देखिए, कुछ ना कुछ तो इसके असरात जो हैं वो कुछ दिन तो रहेंगे। ये जो गर्मी की शिद्दत जो इस वक्त बढ़ रही है, इसमें जो है कुछ इसमें जो है वो रुकावट आ जाएगी। बारिशें होने से गर्मी की शिद्दत में कमी होगी? हाँ जी, जो इस वक्त जो है वो चल रही है उसमें जो है बारिश की वजह से उसमें गर्मी में कुछ ब्रेक लग जाएगा उसमें, क्योंकि और जो सवाल आप पूछ रहे थे, यही हम सबके दिल की आवाज़ भी है कि क्या वाकई में ये जो गर्मी हम महसूस करने लग गए हैं, क्या इससे कुछ और दिन जान छूट पाएगी? तो वो कह रहे हैं कि जी मौसम में भी तब्दीली आएगी, मौसम में भी इस बारिश के बाद तब्दीली आएगी, जो कि खुशाइंद है। हम बहुत शुक्रिया गौहर अली आपका। हम आगे बढ़ते हैं और इसी के तसलसल को हम बरकरार रखते हुए कि पानी की जो बूंद बूंद है वो इंतहाई कीमती हो चुकी है, बहुत अनमोल हो चुका है पानी, क्योंकि पानी बारिशें नहीं हो रही हैं और पानी का जो की सतह है वो ज़ेरे ज़मीन भी कम होती चली जा रही है। और अब मसला है कि लोग इस पानी का खुलकर बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, और हर सुबह आप देखेंगे कि पाइप लगे हुए हैं, गाड़ियां धुल रही हैं, और कई कई दिन पाइपलाइनें फटी रहती हैं, पानी ज़ाया होता रहता है। तो ये किस तरह से अब इसको महफूज किया जाए? तो तेजी के साथ हम पानी ज़मीन से निकाल रहे हैं और फिर उसका ज़िया कर रहे हैं, और हमारे दरिया नहरें हमारी रिसाइकलिंग का चली जा रही हैं। सिस्टम नहीं है। तो अरसलान अली फ़हीम साहब क्लाइमेट एंड सोशल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। आपको अरसलान साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। कितना ज़रूरी था ये इक़दाम जो बिलाखिर कम अज़ कम इनिशिएटिव तो लिया गया है, और आपको लगता है कि इससे जो पानी का ज़िया हो चुका और रिवाइवल मुमकिन हो पाएगा? कितना वक्त लग जाएगा इसमें? जी अरसलान, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये मेजर तो वैसे ये एक पॉजिटिव मेजर है, और कुछ हद तक तो इससे शायद
ये वाटर का यूसेज लिमिट किया जाएगा, लेकिन सवाल तो यही है कि जो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन है उसका कॉज क्या है। तो वो ये कार वॉशिंग और इसका सिलसिला तो ये इससे लिमिटेड इससे ताल्लुक है। अच्छा। इसका ज्यादातर कंट्रीब्यूटर तो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो बोरिंग सिस्टम्स हैं वो हैं, और उनका अनरेगुलेटेड कंप्लीटली अनरेगुलेटेड एक्सपेंशन और यूटिलाइजेशन जो है वो इस चीज को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक तो ये इशू है। दूसरा इशू जो है वो है कि ये पेट्रोल पंप्स के ऊपर और डोमेस्टिक कार ये वॉशिंग यूज के ऊपर जो चीज लगाई गई है, तो इसकी ये तो अब मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स पे जो है वो उसकी एग्जैक्टली चेक एंड एनफोर्समेंट कैसे अच्छा, होगा। अरसलान अली साहब, ये एक तो यही चीज हम जानना भी चाह रहे थे, क्योंकि हुक्म जारी हो गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से और इम्प्लीमेंटेशन ही बहुत मुश्किल हो पाएगी, क्योंकि घरों के अंदर आप किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे। हर घर के अंदर गाड़ियां वॉश हो रही होती हैं, फिर हर पेट्रोल पंप के ऊपर स्टेशन के ऊपर जो है वो आप देखते हैं कि गाड़ियां वॉश हो रही हैं। रिसाइकलिंग किस तरह से मुमकिन हो पाएगी कि हर स्टेशन पर उसे मुमकिन बनाया जा सकता है? क्या ये प्रैक्टिकल भी है और किस तरह से सारे को इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है? जी देखिए जी, अव्वल तो ये दो चीजें मैं कहूंगा। एक पहली बात ये है कि ये बिल्कुल जो है इन स्पिरिट तो ये एक अच्छा मेजर है। इसके पीछे स्पिरिट अच्छी है और हमें वेलकम करना चाहिए। गवर्नमेंट पंजाब जो है इक़दामात ले रही है, प्रोएक्टिवनेस दिखा रही है, स्टेप्स ले रही है। जो डोमेस्टिक है उसमें इतने बड़े एरिया पे इतने सारे घरानों पे ये अप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि और स्टेट्स में भी ये ऐसा ये वॉशिंग पे कंट्रोल्स और बैन्स होते हैं, तो वो तो ठीक है, बट इसको इन्फोर्स करना ये अनक्लियर है कैसे अच्छा, होगा। एक और ये चीज कौन भी इस चीज को बताएगा चेक करेगा? कि दुनिया भर में अरसलान साहब क्या तरीक़ेकार अपनाया जाता है जिसकी आप भी निशानदेही करें कि इंडस्ट्रियल यूज़ में कंस्ट्रक्शन के मामलात में जो बोरिंग से हम ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर को ज़ाया कर रहे हैं बेदरीग उनका इस्तेमाल करके, वहाँ पे किस तरह से इसको यकीनी बनाया जाता है? देखिए जी, बहुत सारे मुल्कों में जो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज होती हैं, ये वाकई बड़ी स्ट्रॉन्ग एजेंसीज होती हैं। इनके बड़े स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म्स होते हैं, इनके फील्ड चेक्स, बैलेंसेस और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म होते हैं। और अगर आप ये इनके लॉज ब्रेक करें तो मतलब बड़े सिवियर किस्म के फाइन्स होते हैं और उससे आपका तो पूरा बिजनेस ही रुक जाता है। अब ये 10,000 रुपए का फाइन जो है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि ये इनफ नहीं है। अगर आपने बिहेवियर चेंज करना है तो इट डजंट लुक लाइक कि ये इनफ फाइन है। हमारे यहाँ अमूमन फाइन लग जाते हैं लेकिन छोटे होते हैं वो। एक तो जुर्माने ज्यादा करने पड़ेंगे, दूसरा ये अभी तो सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो इसको पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवाना वो कितना ज़रूरी है, और हुकूमत का फैसिलिटेट करना। अगर आप एक चीज़ की रोक लगा रहे हैं या पाबंदी लगा रहे हैं तो फिर जो सिलसिला है या जो साइकिल है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती रहें, उसके लिए गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी भी तो अपने एंड पे फ्राहम करनी पड़ेगी, लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा उस पैमाने पर। जी, ये अच्छी बात ये है कि इस टाइम पे पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो रेगुलेशन है वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। और आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट, जिसने एक्सेस टू क्लाइमेट फाइनेंस रिसेंटली जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर किया है। और जस्टिस मंसूर और जस्टिस जवाद हसन जैसे इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस जो हैं वो इस पे इक़दामात ले रहे हैं। बहुत सारी एनर्जी है एंड दैट्स अ वेलकम डेवलपमेंट। आई थिंक इसमें होलिस्टिकली देखें और वाटर यूज बिहेवियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिहेवियर चेंज जो है वो भी बहुत ज़रूरी है अरसलान अली फ़हीम साहब। और फिर ये सिर्फ लाहौर का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, बल्कि पूरी दुनिया में इसका क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ लाहौर के लिए इक़दामात जो है वो नहीं उठाने पड़ेंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए उठाने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह हम बात भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी हम पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे शहर तो ऐसे हैं जहाँ पर पीने का साफ पानी मुयसर ही नहीं है, बल्कि इस्तेमाल के लिए दूसरा पानी भी हमें मुयसर नहीं है। और यहाँ पे हमें जल्द से जल्द इसके लिए कुछ करना होगा। ये भी है कि एक तरफ हम आधा साल वेट करते हैं बारिशों का, पानी का, खुश्क साली का सामना होता है, और जब होती है तो फिर उसे संभाला नहीं जाता, फिर फ्लड आ जाते हैं और लोग उससे डूब जाते हैं, माल मवेशी उनके ज़ाया हो जाते हैं। तो इस पानी को जो कि जिसकी हम बात करें एक एक बूंद कीमती है, इसे महफूज करने का निज़ाम भी
हमें मुतारिफ करवाना चाहिए। दुरुस्त। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक से जब वापस आएंगे बहुत सारे दीगर अहम इश्यूज भी होंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। सुबह खैर, एक बार फिर से आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग। और बात कर लेते हैं अमेरिका में होने वाले एक ज़बरदस्त डॉग शो की। और बहुत से लोग हैं कुत्तों से मोहब्बत करते हैं और उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो ये डॉग शो अमेरिका में जनाब मुनक़िद किया गया, जिसमें तरह तरह के मुख्तलिफ अक़साम के कुत्ते देखे गए। और देखिए आप कितने खूबसूरत पेट हैं। मुझे डॉग्स पसंद है, लेकिन बिल्कुल छोटे पपी पसंद है। वो भी है, ये देखें डॉग, ये वैसे देख के लग नहीं रहा ये डॉग है, ये फीमेल डॉग लग रही है, टॉय है, स्टफ टॉय है। अच्छा, इसके बाल कितने खूबसूरत हैं और मुनफरिद इक़साम के कुत्ते इसमें शामिल किए गए हैं। और इनके अंदाज जो है, कहा जाता है कि ये बहुत ही अपने वालिद वो अपने जो होते हैं फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ बड़ा मोहब्बत का इजहार करते हैं। मेरा केयरिंग और लविंग होते हैं। डॉग है वो ऐसे जर्मन शेफर्ड है या फिर हस्की, जो कि वुल्फ और जर्मन शेफर्ड के मिलाप से बनता है और बहुत ही खूबसूरत डॉग्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पे अच्छा, आपको छोटे कुत्तों से आपको कोई लगाव नहीं है? छोटे पपी से मतलब कुत्ता भी आपने रखना है तो फिर थोड़ा सा वो होना चाहिए ना, क्यूट होना चाहिए। रोब और दबदबे के लिए थोड़ी आपने रखना है। अच्छा, आप उसकी गार्ड रखें, रोब और दबदबे के लिए। तो मान लेते हैं। चलें, बहरहाल ये जो बेशन फ्रेजे कुत्ते हैं, इसकी काबिलियत, मोहब्बत भरा रवैया और आसानी से तरबियत हासिल करने की इसकी खासियत होती है। और इसके अलावा स्काई ये भी कुत्ते की काबिलियत, वफादारी, चालाकी और बेहतरीन शिकार की महारत है। और वेपिट कुत्ते की जो काबिलियत है, तेज रफ्तारी और दौड़ने में महारत है। और आपको पता है कि अमेरिकन आर्मी के अंदर, इवन पाकिस्तान आर्मी और डिफरेंट जो फोर्सेस हैं उसके अंदर बड़े बड़े रैंक, ब्रिगेडियर्स, कर्नल, स्नैप डॉग्स उसके अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। रैंक्स तक भी ये डॉग्स पहुंच जाते हैं अपनी क्वालिटीज की वजह से। तो और जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये भी इनका फैशन शो हो रहा है जनाब इन डॉग्स का अमेरिका के अंदर। और कितने खूबसूरत कुत्ते, और हर मालिक ने अपने कुत्ते को बहुत ही मुनफरिद अंदाज में वहां पर प्रेजेंट किया है। बाकायदा उनकी वॉक्स करवाई गई है। इसी तरह से आपको जो क्वालिटीज बता रहे हैं उसमें शेड्सो कुत्ते की जो काबिलियत है, दोस्ताना मिजाज है, घर के अंदर रहने की बेहतरीन सलाहियत है। जर्मन शेफर्ड जो है कुत्ते जहानत और बेहतरीन हिफाजती सलाहियतों के लिए मशहूर हैं। और इंग्लिश स्प्रिंगर स्पिनल और उनकी जो तवानाई है उन्हें दूर तक भागने की इजाज़त देती है। तो ये सारे वो डॉग्स हैं, कुछ खोज लगाने के काम आते हैं, कुछ जो वारदातें हैं। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कुछ डॉग्स जो है वो तो दहशतगर्दों को पकड़ने की, उनको फिर कुछ रेस के जो शिकारी कुत्ते होते हैं, इसी तरह से कुछ दौड़ने वाले होते हैं। तो मुख्तलिफ कुत्तों की अक़साम हैं, उनकी क्वालिटीज़ हैं। तो उन्हीं कैटेगरीज के अंदर डॉग शो अमेरिका के अंदर ज़बरदस्त, अभी कुछ दिन पहले लाहौर में भी हुआ था। बहुत ही खूबसूरत उसके अंदर डॉग। अच्छा, ये मुझे कैट लग रही है, कैट में मुझे डक लग रही है ये मुझे। इतने मुनफरिद अंदाज उसकी कटिंग और हेयर स्टाइल उसका रखा हुआ है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कुत्ते हैं जी। और इस तरह के फैशन शोज़ जो है वो जानवरों के लिए भी मुनक़िद किए जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी होते रहते हैं और बाहर के ममालिक में भी होते रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं ज़िंदगी में काबिल बनने की, काबिलियत हासिल करने की। और हर दौर में कामयाबी जो है वो वक्त की पाबंदी के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल, हम कहते हैं कि जी हम कर लेंगे, हम आज नहीं तो कल कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट का ना होना कितना नुकसानदेह हो सकता है। और ये कुछ प्लान कर लेते हैं, सब कुछ प्लान कर लेते हैं, लेकिन उसको टाइम टेबल हम नहीं रखते। और अपने बच्चों को ये सिखाना कि आपने हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करना है, अपने जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन लेकर आना है, ये कितना जरूरी है। ये डिसिप्लिन भी हो पाएगा जब आप टाइम की पाबंदी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जलियांवाला, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेलकम टू शो कहेंगे उमैर आपको। और उमैर, आपको भी हम देख रहे हैं कि आप साथ खा पी भी रहे हैं, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ आप हमारे साथ भी ऑनलाइन है। तो इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? ये गुर हमें भी बताइए, हमारे देखने वालों को भी। अब हम कोशिश करेंगे उमैर, हम आपको सुन नहीं पा रहे, हम कोशिश करते हैं। और चेक कीजिएगा अपने कैमरा को, कहीं म्यूट तो नहीं है वो। और आप हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए मशले राह हैं, जबरदस्त इस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टाइम मैनेज जो अच्छी अच्छी बातें आप बताते हैं उससे सीखने को मिलता है। और ऐसे जो और हम लोग जो है ना, किसी भी चीज़ का कोई कारोबार शुरू करना है, हमने ज़िंदगी का कोई भी कदम नया उठाना है, तो हम सारी चीज़ें प्लान करते हैं कि हमारा एड्रेस क्या होगा, हम कब जाएंगे, क्या करेंगे, क्या कुछ वहाँ पर हमारे प्लान्स होते हैं। बट हमने जो टाइम मैनेजमेंट है वो कभी नहीं किया है कि हमारा एक एक मिनट कितना कीमती है, हमें कब वहाँ पर पहुँचना होगा, कब क्या परफॉर्म करना होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उमैर।
हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमैर, हम आपसे भी जानना चाह रहे थे, आपने बड़ा अच्छा टाइम मैनेज किया हुआ है, शायद ब्रेकफास्ट भी आप कर रहे हैं साथ साथ, और फिर उसके साथ आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, साथ हमारे साथ भी कनेक्ट हैं, तो बताइएगा ये किस तरह से मैनेजमेंट कर लेते हैं और क्या नसीहत करना चाहते हैं आप, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट की जा सकती है? जी आपका बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा था, मुझे लगा आप लोग अपनी पुराना सेगमेंट चला रहे हैं, आप तो मुझे देख रहे थे, तो बिल्कुल मैं साथ अपनी चीजें चला रहा था। और हम सबको ये करने की जरूरत है, क्योंकि अब हम ऐसी दुनिया में हैं कि हम बहुत कुछ मुमकिन बना सकते हैं, लेकिन मुमकिन उसी वक्त बनाना है। 24 घंटे वही हैं, उसमें सोना भी है, फैमिली भी है, तो इसी वक्त को मैनेज करना है। और ये वो वक्त है जिसकी अल्लाह कसम उठाते हैं, ये वो वक्त है जो कि गुजर गया लम्हा तो वापस पलट के नहीं आना, बाकी सब चीजों ने वापस आ जाना है। तो करियर बनाना हो, अच्छी फैमिली बनाना हो, अपनी जिंदगी के बड़े बड़े अहदाफ आपने पूरे करने हो, उसकी इबादत सही से करनी हो, तो आपको जरूर अपने दिन का जायजा लेना पड़ेगा और उसमें बड़े बड़े डब्बे बनाने पड़ेंगे। तो मैं अच्छा। तो बहुत सारी चीजें मिला के करता हूँ, ऐसे ही मुमकिन होती है। अच्छा, फर्क क्या होता हम लोग है? ना ये करते हैं कि जैसे आपने कहा कि हमें वक्त पर सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हमें डब्बे से बनाने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं कि हम अपनी जवानी जो है वो बचपन को मिस करते हुए गुजारते हैं कि बचपन हमारा अच्छा था, ये करना था, हमने वो किया, और फिर जवानी जो है वो हम सिवाय बजाय इसके कि हम इबादत और अपने मोटिव जो है वो सेट करें और उसके मुताबिक हम सारी चीज़ें करें, हम लोग जो है वो भी प्लान नहीं कर पाते, और फिर यूं ही बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे में फिर हम इबादत में लग जाते हैं, सारी चीज़ें मिसमैनेज हो जाती हैं। तो क्या आपके पास तरीकाकार क्या है हमारी ऑडियंस के लिए, किस तरह से हमने बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, सारी चीजें मैनेज करनी है? बन जाए ना इस्लामी हम जमहूरिया पाकिस्तान है, तो बन जाए मोमिन। मोमिन आज का है, गुजरे हुए कल और आने वाले कल की उसको नहीं सताती चीजें। जो गुजर गया वो गुजर गया, जैसा था उससे सीख है, और जो आने वाला है पता नहीं कैसा हो, पता नहीं आए भी ना आए, लेकिन जो आज है, जो हाल है, वो मेरे इख्तियार में है। सो प्रेजेंट इज द रियल प्रेजेंट। मोमिन की भी यही अलामत है, और बेशुमार आज की दुनिया में वेल बीइंग के ऑथर्स, अच्छी जिंदगी गुजारने वाला जो लोगों को सिखाते हैं, वो यही बात करते हैं कि आज पे तवज्जो दें। और जो गुजरा हुआ है उसमें से जरूर खूबसूरत बातें भी हैं, उसमें कुछ नाकामियां भी हैं, लेकिन उनको आज के ऊपर तारी करना, अपने आज के जो प्रेजेंट्स हैं, जो आज के लोग हैं, जो आज में आपने किरदार अदा करना है, उससे आपको दूर करता है। अच्छा। तो जरूर कोशिश करें, इसमें बहुत सारी चीजें हेल्प कर सकती हैं आपको। बिल्कुल। अच्छा, अगर इलेबोरेट करें, फ़र्क क्या है अगर चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज कर देते हैं और बेहंगम लेके चलते हैं, तो थोड़ा सा अफादियत और नुकसानात ज़रा ये भी डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्योंकि आजकल के बच्चों से पूछा जाए तो सबका जवाब ये होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है या मुझे टाइम नहीं मिला। हालांकि करने को ऐसा कुछ खास होता भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो वक्त की कमी का शिकार होते हैं। तो थोड़ा उनको गाइड कर दीजिए कि अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये बेहतरी आएगी लाइफ में। 24 घंटे आप समझें एक डब्बे की मानंद है, और उसमें सारी चीजें आपने फिट करनी है, अपने शौक भी, अपना करियर भी, इंटरनेट भी बहुत ज्यादा टाइम लेता है, फिर आपने सोना भी है, खाना भी है। अगर इस मिसाल को समझें, एक डब्बा लें और उसके सामने, आपके सामने बड़े पत्थर हो, कंकर हो और बजरी हो, और मैं कहूँ कि इस डब्बे में आपने फिट करना है। अब अगर आप उसको बजरी से भरना शुरू कर दें, सोशल मीडिया पे वक्त लगाना शुरू कर दें, तो आप कभी बड़े उसमें पत्थर फिट नहीं कर पाएंगे। इसका तरीका सिर्फ ये है कि आपने पहले बड़े यानी प्रायोरिटीज अपनी सेट करनी होती हैं, पहले आप उन पे तवज्जो दें, उसके साथ आप छोटे, और फिर आखिर में जो वक्त रह जाए उसमें बजरी स्पिल करें। तो नौजवानों, प्रायोरिटाइज करें, वक्त बहुत कीमती है, और जो आज चला गया, अगर आज आपने जो बीज लगाया है वही सालों में दरख्त बनना है। आज जो आपने किताब पढ़ी है उसी ने आपके दिमाग को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको आइडियाज देने और आपको रिफॉर्म करना है। सो जवानी का बड़ा एनर्जी भरा होता है, और उसमें प्रायोरिटाइजेशन इज द की। तो उमेर, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, माँ बाप को देने के लिए वक्त नहीं होता, फिर बहन भाइयों को देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, बीवी को देने के लिए वक्त नहीं होता, और अगर हम देखें तो वो कर कुछ भी नहीं रहे होते हैं, उनके पास करने को कुछ होता भी नहीं है, तो उन लोगों का क्या किया जाए? उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? जी, ये तो बहाना है, वक्त नहीं होना बहाना है, वक्त का मैनेज ना होना असल कहानी है। और जो लोग मैनेज करते हैं, आप देखें कि वही, मैंने बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स को देखा है जिन्होंने बड़ी कंपनियां रन की हैं, मैंने उनके स्केड्यूल सुने हैं। एक साहब ने मुझे बताया जो बड़ा टेलीकॉम चलाते थे, कि मैं 4 बजे निकल जाता था, 4 से 7 मेरा फैमिली स्लॉट होता था, 7 बजे पलट के मैंने दोबारा डिनर शुरू करने होते थे, क्योंकि आपको पता है एग्जीक्यूटिव्स की इवनिंग में भी मसरूफियात होती हैं।
इसी तरह आप जैसे लोग हैं जो सुबह सुबह उठ के टीवी पे पहुंचते हैं, तो आप सुबह वाला टाइम लेट गो करते हैं, तो आप कहीं और उसको फिल इन करते वो हैं। कहते हैं ना देखिए, हर कि इफ किसी देयर इज अ विल की देयर इज अ वे। तो अगर आपकी नीयत हो कुछ वक्त निकालने की, किसी को टाइम देने की, तो फिर रास्ता या वक्त निकल ही आता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मैं जलियांवाला। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आज आपने टाइम मैनेजमेंट की तो कल उसका फल आप खाएंगे अच्छे रिजल्ट्स की सूरत। प्रायोरिटाइज कर लीजिए कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या करना आपके लिए ज़रूरी है, और फिर उस हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज करके चलें, तो आप बिल्कुल। ज़रूर तरक्की और कामयाबी हासिल कर पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अनोखे रिकॉर्ड आपके साथ शेयर करते हैं। अब सेब ये खाने देखते का हैं कि अनोखा ये रिकॉर्ड भी है। आपको पसंद आता है या नहीं आता। अनोखा रिकॉर्ड है जी सेब खाने का। सीरियल रिकॉर्ड साज डेविड रशन जिन्होंने अपनी करतब दिखाने की सलाहियतों का मुजाहरा किया है और एक नया मतलब रिकॉर्ड कैसे वो उछालते हैं और फिर अपने मुंह में उछालते हुए डालते हैं और वो साथ ही खाते हैं। सेब का सफाया भी कर रहे हैं जी। 1 मिनट में उन्होंने 198 लुकमे खाकर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। मतलब 198 सेब तो नहीं हो सकते, बाइट्स हो सकते हैं जो उन्होंने खाए बाइट्स ही हैं। की बात हो रही है, आप सही समझिए। और अब आते हैं अगले टॉपिक की तिब्बे तरफ। नबवी सल्लल्लाहु बहुत अहम अलैहि है। वसल्लम और उनकी वजह से शिफा, कुदरती असूल अपनाना और किस तरीके से आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इस सब पर होगी बात। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे और बात करेंगे पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री की मारूफ गुलकारा मोमना मुस्तहसन ने अपने इंस्टा अकाउंट से तमाम पोस्टें डिलीट कर दी हैं जनाब। और इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोवर्स थे और एकदम से ये काया पलट कैसे हुई है? ये हुआ क्या वैसे? तशवीश में सारे उनके मद्दाह सारिकीन तो भी और तशवीश में मद्दाह हैं। हैरानी और मुख्तलिफ शुबात का इजहार कर रहे हैं। और वो इस वक्त कहाँ है? उनका ऐसा करना कहीं कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है, या फिर उनका अकाउंट हैक तो नहीं होगा? बिल्कुल तौर पर ऐसा ये भी होता है ना आजकल, तो अकाउंट हैकर हैक हैक हो कर जाते लेता है, हैं। उसके बाद फिर आपका सब कुछ डिलीट या उनके हवाले। अच्छा, वो खुद से कोई इस बारे में वजाहत भी तो नहीं दे रही हैं, किसी तो प्लेटफॉर्म पे आगे उन्हें बताना चाहिए था। और जिस गाने पर उन्होंने शोहरत पाई है वो गाना पहले सुन लेते हैं। आफरीन बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक था, ज़रा आप भी सुनिए नाज़रीन, यादें ताज़ा करते हैं। भी हैं मोमिना, आप खैरियत से हो, आपका अकाउंट हैक ना हुआ, हम तो ये दुआ करते हैं, और जल्दी से वापस आएं अपने फैंस को अगर अकाउंट हैक हो भी गया है तो अब अपने मद्दाहों को आके एटलीस्ट बताएं कि आप ठीक आगे हैं वो और परेशान सब ना कुछ हो, नॉर्मल तजस्सुस का है। शिकार ना हो। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। पाक भारत टाकरे की जब भी बात होती है तो खून की जो रवानी है वो तेज़ हो जाती है, दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। एक टाकरा तो 23 को होने जा रहा है और वो है चैंपियंस ट्रॉफी का। लेकिन उमूमी तौर पर माजी के मुकाबले हैं, ये टाकरे हैं, उसको जिस तरह से नेटफ्लिक्स ने उजागर किया है, प्रेजेंट किया है, क्या ही बात है, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में। पाकिस्तान और इंडिया का फिर टाकरा हो, वो चाहे किसी नेटफ्लिक्स के अंदर मूवी के अंदर हो या फिर कोई मैच के मैदान के अंदर हो, तो एक ही जैसी धड़कनें रुक सी जाती दिलों की हैं। धड़कनें रुक जाती हैं। और जो पाकिस्तान का पोर्शन था, विंग प्रोडक्शन के सीईओ ताहा सदाकत ने शूट किया था, तो आपकी मुलाकात उन्हीं से कराए देते हैं। आपको वेलकम कहेंगे ताहा पाकिस्तान मॉर्निंग में। कैसा एक्सपीरियंस रहा एक तो नेटफ्लिक्स के साथ काम करने का, इस खास जो ग्रेटेस्ट राइवलरी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतने बड़े प्लेयर्स के साथ, ये जरा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले, थैंक्स फॉर हैविंग मी। जी बिल्कुल, एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। नेटफ्लिक्स के लिए काम करना सबसे पहले बड़ी ऑनर की बात है, क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली ऐसी प्रोडक्शन है जो नेटफ्लिक्स के लिए जिसने काम किया है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये टॉपिक बहुत यूनिक है पूरी दुनिया के लिए ही, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स राइवलरी है। ना सिर्फ कि क्रिकेट की दुनिया की, बल्कि खेलों की दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी है। तो इसको उजागर करके सारी दुनिया को दिखाना बहुत ज़रूरी था कि ये कितनी ज़्यादा नज़रें इस मुकाबले पे जमती हैं जब पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। अच्छा, धड़कनें रुक सी गई। इस सीरीज का जो ट्रेलर भी हम लोगों तक पहुंचा और जिस तरह से हमने उसको देखा था, तो किस तरह से आपने शूट किया? खिलाड़ियों के साथ शूट करना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, और कितना मज़ेदार ये एक्सपीरियंस रहा? हमारे खिलाड़ियों का इस हवाले से क्या कहना था, थोड़ा ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ही एक लंबा एक तो जर्नी थी हमारी, क्योंकि ये कोई एक दिन या चंद दिन का प्रोसेस नहीं था। इसको हमें बनाने में तकरीबन कोई 2 से 2.5 साल का अरसा लगा। अच्छा। जिसमें
मुख्तलिफ लोगों की अवेलेबिलिटी मुख्तलिफ मौके पर जैसे जैसे हमें होती गई वैसे वैसे हम उनको इसके लिए शूट करते गए। तो हमने इसमें जैसे कि आपने देखा शोएब अख्तर इसके अंदर एक मेन प्रोटैगनिस्ट या नरेटर का किरदार अदा कर रहे हैं, और फिर उसके अलावा रमीज़ राजा हैं, जावेद मियांदाद हैं, वकार यूनुस हैं। तो मतलब लेजेंड्स हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट के, वो नाम हैं जो जिनके बगैर हमारी क्रिकेट की तारीख मुकम्मल ही नहीं होती। दुरुस्त। तो इसलिए उनके साथ काम करके तो मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि ये कितने अच्छा, खूबसूरत कितना मौके थे। कितना मुश्किल हो गया इन सारों को एक ही कैमरे के अंदर एक ही डॉक्यूमेंट्री के लिए इनकी अवेलेबिलिटी, तो आप बता रहे हैं 2-2.5 साल लग गए। मुश्किल सबसे ज़्यादा किसे पेश आई लाइन अप करने में? क्या फिर आप उनके पास जाते थे या किसी एक स्टूडियो में उन्हें बुलाया जाता था? और उनके अपने जज्बात क्या होते थे जब वो माजी के किस्से आपके साथ शेयर करते थे? अच्छा, इसको हमने ऑथेंटिक रखने के लिए हमारी कोशिश यही रही कि जिसके साथ भी हम बात करें उनसे उनकी इन्वायरमेंट में उनके घर में जाके बात करें। तो जिस इजाज़त दी उनको हमने उनके घर में जाके शूट किया। जैसे जावेद मियांदाद के साथ हमने कराची में उनके घर में जाके शूट किया था। वकार यूनुस को हमने सिडनी में जाके शूट किया था, ऑस्ट्रेलिया में। तो उनके साथ काम करना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ज़ाहिर है बैरून मुल्क में जाके उनके साथ काम किया। इंजमाम भाई के साथ लाहौर में शूट किया था, वो हमने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में किया। और रमीज़ राजा उस वक्त चेयरमैन थे, तो उनके साथ हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम में किया था। और शोएब अख्तर जाहिर है क्योंकि एक से ज्यादा मौके पे उनके साथ काम किया गया, तो वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर किया गया। अच्छा ताहा, ये हम देख रहे हैं इसके अंदर शॉट्स भी लगाए गए हैं, तो क्या वो ओरिजिनल शॉट्स हैं या पुराने खेल के दौरान जो उनके शॉट्स थे वो लेकर इसके अंदर लगाए गए हैं? ये भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जो क्रिकेट मैचेस हैं उनकी फुटेज के राइट्स लिए गए और फिर उनको इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर आप देखें तो कुछ हिस्सा शोएब अख्तर की बचपन की कहानी का है, तो वो उसे रीइनैक्टमेंट कहते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं। तो वो रीइनैक्टमेंट की गई है कुछ एक्टर यानी छोटे चाइल्ड एक्टर को लेके, और फिर एक टीनेज का जो उनका पार्ट है जिसमें वो बस की छत पर बैठ के सफर करते थे। तो वो वाले पार्ट्स जो है वो ऑब्वियसली रीइनैक्टमेंट के तौर पे शूट किए गए। बहुत ही खूबसूरत अक्सबंदी की है। इन तमाम काविशों पे खिराज तहसीन आपको पेश करते हैं। और जब बात हो पाक भारत टाकरे की तो उसके अंदर हमारे इमोशंस भी शामिल होते हैं, तो हमें बहुत ही पसंद आई है। ज़बरदस्त काविश थी ताहा आपकी, और इंडियन साइड से जो शूट हुआ है वो भी बहुत ज़बरदस्त था और लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहा। मुस्तकबिल में भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनती रहेंगी। लेजेंड्स जो हमारे पास कम से कम अवेलेबल हैं उन्हें तो मंजर-ए-आम पर लाना चाहिए। और बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा और कुदरती असूल क्या हैं उसको अपनाने के। इस सब पर होगी तफसील से बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूल क्या हैं और उस पर अमल दरामद करते हुए किस तरह से हम सेहतयाब रह सकते हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो तंदुरुस्ती के बारे में उन्होंने क्या रहनुमाई दी है कि क्या आप ग़िज़ाएँ खाएँ, क्या कुछ आप करें और आप सेहतमंद रह सकते हैं। वैसे भी अगर हम उसके बुनियादी असूलों को अपना लें तो मेरे ख्याल में हम बीमार होंगे ही नहीं। बिल्कुल। तो हकीम अहमद सलीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि क्या असूल थे नबी अक़दस के अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ बीमारियों से निमटने के, और साथ में उनकी पसंदीदा ग़िज़ाएँ वो भी अगले उसमें बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक पूरी हमारी ज़िंदगी के लिए एक रहनुमाई है। बेशक। और एक छोटी सी मिसाल के साथ ये बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तौर तरीका था, जो सहाबा कराम ने अख्तियार किया। एक तबीब थे हारिस बिन कल्दा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वहाँ पे मदीना में प्रैक्टिस करते थे, इलाज मुआलजा। तो वो कहीं बाहर से आए थे मदीना में, उन्होंने अपना मतलब शुरू किया, क्लिनिक स्टार्ट किया। तो काफ़ी दिन तक कोई मरीज़ नहीं आया। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और उनसे शिकायत की कि मरीज़ नहीं आ रहा, मेरे पास मरीज़, मैं शायद मुसलमान नहीं हूँ। वो मुसलमान नहीं था। अच्छा। तो वो दूसरे मजहब से तलक था, तो उसने कहा शायद मैं मुसलमान नहीं हूँ इसलिए मेरे पास कोई मरीज़ नहीं आता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बड़ा बेहतरीन जवाब इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा जो है ना वो सुन्नत पर अमल करते हैं। जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं और जब भूख रह जाती है तो छोड़ देते हैं, तो बीमारियों से बचे रहते हैं। तो ये बेहतरीन एक रहनुमाई थी। और उसके हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने, सोने जागने
हर तरीके से अपनी सहाबा की पूरी तरबियत की थी और सहाबा किराम उस पर अमल करते थे, इसलिए बीमारियों से महफूज रहते थे। ठीक। तो एक तो ये बड़ी अहम बात है कि हिफ्ज़ सेहत के जो असूल हैं उन पर अगर अमल पैरा हो, और सफाई सबसे बड़ा निस्फ़े ईमान भी करार दी गई है। निस्फ़े ईमान करार दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बड़ा जोर देते थे और पाकीज़ा तरीन हस्ती हैं, और फिर सफाई पर उन्होंने पूरा जोर दिया, अपने सहाबा को इस पर तैयार। ये तो हिफ़ाज़ाने सेहत के असूल थे। अब उनकी जो बहुत ही फेवरेट ग़िज़ाएं थी, जो खुराक वो पसंद करते थे खाना और जिसकी वो तलकीन भी करते थे। जी बिल्कुल। इसमें देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त भी पसंद फरमाया, और साथ साथ कद्दू के बारे में भी आता है कि कद्दू भी उन्हें बड़ी मरगूब ग़िज़ा थी। अच्छा, असल में हम, और फिर ये होता है कि हम कोई एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, तो गोश्त के बारे में अच्छा, गोश्त के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि गोश्त पसंद था और गोश्त को खानों का सरदार करार दिया, फिर नमक को भी खाने का सरदार करार दिया। ठीक है, सिरके के बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि इफ्तार जब करते थे तो वो वैसे तो खजूर से करते थे, अगर खजूर दस्तयाब ना हो तो फिर नमक से करते थे। तो इसमें एक और बड़े माहिर ने बड़ी प्यारी बात कही कि हम ये तो देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त मरगूब था, मगर ये भी तो देखना चाहिए कि पूरी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त खाया कितना था। तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा, साहब वो भूलना जाए इससे पहले कि ये भी बताइएगा कि उन्होंने ज़िंदगी में जो मेरे इल्म के मुताबिक चावल का इस्तेमाल नहीं किया, चावल वहाँ पे दस्तयाब नहीं थे, या उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल से बताया कि चावलों से इज्तनाब बरतना है, क्योंकि अमूमी तौर पे नहीं, ऐसी कोई रवायत मिलती नहीं है। कहीं से ये साबित होता है कि उन्होंने चावल खाए थे? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं इस बात, ऐसी बात, पर ये है कि उसने ना उससे मना किया और ना मना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने खाए भी नहीं। जी हाँ, खाए भी नहीं। कोई रवायात से रोटी जौ की पसंद करते थे, जौ बड़ा मरगूब था, उन्हें जौ का दलिया बड़ा पसंद करते थे कि जौ का दलिया खाना चाहिए, और वो साइंस ने उसे प्रूव भी किया कि बड़ी लाइट वो ग़िज़ा है और जो बीमारों के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी, जिस तरह से जैतून का तेल हो गया, खजूरें हो गई या कलवंजी हो गई, इसके बारे में कहा गया है, जैतून वैसे खाने का कहा गया है, शहद का इस्तेमाल। तीन चीज़ें जिनमें जो अद्वियात में आती हैं, एक कलौंजी, दूसरी सना मक्की, तीसरी शहद। ये तीन चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ अहादीस में रवायत मिलती हैं कि मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज मौजूद है। और कलौंजी के बारे में देखें, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और जो मौजूदा अमराज हैं, ज़ियाबीतस, ब्लड प्रेशर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो तय हो चुका, साबित हो चुका कि वो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होती है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए कलौंजी बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर आप अपने खाने के मामूल में सालन में एक चुटकी कलौंजी मिलाना शुरू कर दें तो आपका मेटाबॉलिज्म, कहा भी गया है कि हर बीमारी के अलावा इसमें, बीमारी के मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा मौजूद है इसके अंदर। तो इस तरह ये, और इस तरह कुछ और चीज़ों का भी जिक्र फरमाया, जिस तरह जो कुश्ते श्री हैं, ये उस वक्त भी रवायात थी, और आज भी हम देखते हैं देहात में बच्चों को जो गले पड़ जाते हैं तो उसमें वो बाकायदा एक टर्म यूज होती है, गुट्टी देना या दबा कर गले को ठीक करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाले से रहनुमाई फरमाई कि अपने बच्चों को गले दबा कर